गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार शीर्षक लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र, हमारा जो टॉपिक चल रहा था लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में हमने सबसे पहले लोकतंत्र को समझने के लिए लोकतंत्र किस रूप में है इस बात को समझने के लिए हमने लोकतंत्र के 5 प्रकारों के बारे में चर्चा की। किस प्रकार लोकतंत्र किस रूप में कैसा है, हमने शासन के बारे में बात की, हमने राज्य के प्रकार के बारे में बात की, हमने सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के बारे में बात की, हमने आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के बारे में अध्ययन किया, हमने जीवन का विशिष्ट दृष्टिकोण पढ़ा। ये हमने लोकतांत्रिक प्रकार को समझने के लिए हमने अध्ययन किया। लोकतांत्रिक प्रकार को समझने के लिए हमने अध्ययन 5 प्रकार से किया। शासन के प्रकार के रूप में, सरकार के प्रकार के रूप में, सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में और जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण के बारे में। फिर हमने दूसरा किया था लोकतंत्रात्मक शासन के भेद। फिर हमने दूसरा किया था लोकतंत्रात्मक शासन के भेद। लोकतंत्रात्मक शासन के भेद हमने भेद कौन कौन से किए? हमने लोकतंत्रात्मक शासन का भेद या प्रकार कौन कौन से? हमने 2 प्रकारों की बात की थी, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 2 भेद माने जाते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जब प्रभु सत्ता सीधे जनता के प्रत्यक्ष हाथ में होती है, जैसे पुराने रोम के नगर राज्यों में था, वर्तमान में स्विट्जरलैंड में है, इस प्रकार की व्यवस्था को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ जिनमें जनता खुद शासन न करके अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार चलाती है। तो इस प्रकार हमने 2 प्रकार की व्यवस्था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट चलता है लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण या विशेषताएं। लोकतंत्र का सबसे बड़ी शासन व्यवस्था किस आधारित पर है, इस बात को हमने समझना जरूरी है। लोकतंत्र जो शासन है वो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित है और यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण जनता द्वारा निश्चित समय के लिए निश्चित शासक वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनके आधार पर इस बात का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था कितनी सीमा तक लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लक्षणों का अध्ययन हम जिन रूपों में कर सकते हैं, हम लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की बात कर सकते हैं, उसमें विशेषताएं इस प्रकार से। नंबर 1, लोक प्रभुत्व में विश्वास। नंबर 1 आता है लोक प्रभुता में विश्वास। नंबर 1 हमारा आता है लोक प्रभुता में विश्वास, यानी ये ऐसी व्यवस्था है। लोक प्रभुता का हमारा आशय यह है कि सत्ता लोगों में उत्पन्न होती है। शासन सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में निवास करती है तथा लोक प्रभुता की यह धारणा लोकतंत्र का मूल विश्वास है। लोक प्रभुता की स्थिति को, लोक प्रभुता को हम समझने के लिए कुछ टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव। नंबर 1 है लोकप्रिय अथवा नियतकालीन चुनाव। लोकप्रिय अथवा नियतकालीन चुनाव। लोक प्रभुत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक निश्चित समय में लोकप्रिय चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह आवश्यक लक्षण है कि शासन वर्ग समस्त वयस्क जनता द्वारा और एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होना चाहिए और इन चुनावों में संविधान और कानून द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि के रूप में क्रियान्वित होने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव जनता का विश्वास प्राप्त करने के साधन है।
अतः शासन वर्ग द्वारा चुनावों को टालने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए, तभी लोकप्रभुता लोकप्रिय और नियतकालीन शासन है। दूसरा है लोकप्रिय नियंत्रण। लोकप्रिय नियंत्रण। लोकप्रिय नियंत्रण, हम लोकप्रिय नियंत्रण की बात करते हैं, हम लोकप्रिय नियंत्रण की चर्चा करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है, सबसे मुख्य बात यह आती है कि न केवल शासन जनता द्वारा निर्वाचित हो, वरन जनता को शासन वर्ग पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। जनता द्वारा शासन वर्ग पर यह नियंत्रण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रखा जा सकता है। नंबर 3, लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता का शासन वर्ग पर नियंत्रण प्रभाव बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि जनता को शासन की आलोचना करने का अधिकार सहित सभी नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रताएं हो। संचार साधनों, रेडियो, प्रेस, टेलीविजन को स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो और जनता और शासन वर्ग में नियंत्रण संपर्क की स्थिति विद्यमान हो। शासन जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ये हमारी पहली लोकप्रभुता में विश्वास है। देखिए, लोकप्रभुता में विश्वास तब होगा जब लोकप्रिय और नियंत्रणकाल चुनाव होंगे, लोकप्रिय नियंत्रण होगा, लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व होगा। पहला जो विशेषता और पहला जो लक्षण हमारा कंप्लीट होता है इस प्रकार। दूसरा आता है राजनीतिक और नागरिक समानताएं। दूसरा है राजनीतिक और नागरिक समानताएं। राजनीतिक और नागरिक समानताएं। राजनीतिक और नागरिक समानताएं, हम इसकी बात करते हैं राजनीतिक और नागरिक समानता की। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। हम लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो समानता अछूता नहीं रह सकता। अतः सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार स्थिति, वयस्क जो मताधिकार है, एक आयु वयस्क नागरिक घोषित, जैसे भारत में 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वयस्क मताधिकार इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को लोकतंत्र का लक्ष्य समझा जाता है। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का प्रचलन नहीं होना चाहिए और पूर्ण आर्थिक समानता चाहे व्यवहारिक न हो, लेकिन इस सीमा तक आर्थिक समानता अवश्य होनी चाहिए कि एक व्यक्ति धन संपदा के बल पर दूसरे का शोषण न कर सके और सभी व्यक्तियों के विकास के लिए लगभग समान अवसर प्राप्त हो। नंबर 3 है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। नंबर 3 है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है कि उसमें राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। राजनीतिक स्वतंत्रता में ये बातें सम्मिलित है: मत देने का अधिकार,
प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, शासन की आलोचना करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता में ये बातें सम्मिलित है। विचार और भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल और अन्य संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता, निवास स्थान की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, व्यापार व्यवसाय और सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि। लोकतंत्र प्रतियोगी राजनीति में विश्वास करता है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर आचरण की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। जनता को शासन पर सहमत विरोध करने का स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। ये राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं न केवल बहुमत वर्ग को है, वरना शासन की नीति में असहमत अल्पमत वर्ग को भी प्राप्त होनी चाहिए। ये जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, बहुमत और अल्पमत या अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक सबको मिलनी चाहिए। नंबर 4 है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव, ये मुख्य बात है। लोकतंत्र मानवीय व्यक्तित्व के सम्मान और गौरव में विश्वास करता है और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व इस स्थिति को प्राप्त करने के साधन है। व्यक्ति का आत्मविश्वास, आत्मगौरव, व्यक्ति की सजीवता, सक्रियता, उससे पहले की प्रमुख प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल मान्यताएं हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास लोकतंत्र का सर्वोत्तम लक्ष्य है। नंबर 5 है मानवीय विवेक में विश्वास। मानवीय विवेक में विश्वास। मानवीय विवेक में विश्वास। लोकतंत्र बर्गसन के अबुद्धिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसके अनुसार व्यक्ति को मात्र भावनाओं का पुतला बताया गया है। लोकतंत्र की मान्यता है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्रधानता होती है। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुंचने का मार्ग विचारों का आदान प्रदान है। तीव्र मतभेद या विवेक विवाद की स्थिति में संघर्ष के बजाय विचारों के आदान प्रदान से समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। समस्या के समाधान की चेष्टा की जा सकती है। और कोरी और हार्ट आज के शब्दों में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियावाद, विवाद, मेल मिलाप, समझौते की प्रक्रिया। नंबर 6 बहुमत शासन। बहुमत शासन। नंबर 6 बहुमत शासन या बहुमत का शासन। लोकतंत्र मतपेटी में विश्वास करता है और मतपेटी की प्रक्रिया के अनुसार जिससे बहुमत प्राप्त होता है उसे शासन करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र बहुमत शासन को यह सोचकर स्वीकार नहीं करता कि बहुमत आवश्यक रूप से और सदैव सही होता है, वरना यह सोचकर स्वीकार करता है कि जनता के शासन का एक व्यवहारिक मार्ग बहुमत शासन ही है। बहुमत शासन में यह बात निहित है कि बहुमत वर्ग को अल्पमतों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए और अल्पमत वर्ग में सहनशीलता होनी चाहिए। अल्पमत वर्ग द्वारा सभी संवैधानिक तरीकों से अपने आप को बहुमत में परिणित करने का प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन उसे गैर संवैधानिक तौर तरीके अपनाने का अधिकार नहीं हो सकता। नंबर 7 शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। शक्ति विभाजन और
पालिका की स्वतंत्रता, शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन को सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को अपनी कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहे देश के किसी भी रूप में शक्ति विभाजन को अवश्य ही अपनाया जाता है। शक्ति विभाजन सिद्धांत में यह बात निहित है कि विभिन्न कार्यों का संपादन करने हेतु अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए और इन राजनीतिक संस्थाओं की मान मर्यादाओं को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सहित अन्य सभी दबावों से भी स्वतंत्रता का प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 8 संविधानवाद। संविधानवाद मुख्य लक्षणों में, लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षणों में या विशेषताओं में हमारा 8वां पॉइंट है संविधानवाद। 8वां पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं वो संविधानवाद की बात कर रहे हैं, संविधानवाद का अध्ययन कर रहे हैं। संविधानवाद की बात करते हैं। संविधान का वाद काश्य है सीमित शक्तियों का शासन, सीमित शक्तियों वाला शासन। लोकतंत्र की यह मूल मान्यता है कि शासन की सीमित शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहिए। असीमित शक्तियां शासन को किसी भी हालत में नहीं प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है और यह एक संविधानवादी शासन है। हेरिगटन के अनुसार लोकतंत्र की मान्यता है विधियों का शासन, विधि की सर्वोच्चता, व्यक्तियों का शासन नहीं है। इसके अंतर्गत संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिखित संविधान, संविधान में नागरिकों के अधिकार पत्र की व्यवस्था और शक्ति विकेंद्रीकरण आदि साधनों को अपनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक शासन प्रशासन में व्यवस्थित परिवर्तन में विश्वास करती है और लोकतंत्र की मान्यता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जाते हैं उन सभी परिवर्तनों को शांतिपूर्ण तरीकों से संभव बनाया जा सकता है। ये था हमारा लोकतंत्र के मूल लक्षण और विशेषताएं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के गुण कौन कौन से हैं इनकी बात हम करते हैं। राजतंत्रात्मक और पुल्लिंग तंत्र शासन व्यवस्था में शासन की शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए किया जाता था। प्रमुख रूप से इस व्यवस्था को दूर करने के लिए प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाया गया। इस शासन व्यवस्था में प्रमुख रूप से कुछ गुण हैं, उस गुणों की बात करते हैं। नंबर 1 जन कल्याण की साधना। नंबर 1 जन कल्याण की साधना। नंबर 1 है हमारा जन कल्याण की साधना। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। जनता के प्रतिनिधियों जनता की इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं को पूर्णतः परिचित होते हैं और उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि उनका प्रयोग जनता की इच्छाओं और हितों के अनुसार करेंगे। शासन के जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें जनता के हितों के प्रति सजग रहना पड़ता है। इस प्रकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि शासन आवश्यक रूप से लोक कल्याण के लिए हो। शासन आवश्यक रूप से लोक कल्याण के लिए हो। दूसरा आता है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। प्रजातंत्र किसी भी
दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक शीघ्र पूर्णता और आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य होते हैं। गार्नर के शब्दों में लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन सर्वाधिक कार्यकुशल होता है। यह शासन मतलब लोकतंत्र। नंबर 3, सार्वजनिक शिक्षण। सार्वजनिक शिक्षण, सार्वजनिक शिक्षण, हम 3 की बात करते हैं। सार्वजनिक शिक्षण लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं है, अपितु वह राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार है। अतः स्वभावतः इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत जनता सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रह सकती है, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। इस प्रकार हम लोकतंत्र व्यवस्था में सार्वजनिक शिक्षण प्राप्त होता है, राजनीति के प्रति शिक्षण प्राप्त होता है। नंबर 4, मनोविज्ञान के अनुकूल। मनोविज्ञान के अनुकूल, मनोविज्ञान के अनुकूल लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा गुण यह है कि ये मनोविज्ञान के अनुकूल है, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के अनुसार है, मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था को मानने वाली व्यवस्था है। लोकतंत्र का सबसे प्रमुख गुण मानवीय मस्तिष्क पर इसका स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। कोई भी शासक सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है उससे लोगों को मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उसके पास सरकार का नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली शासक है। इस आधार पर शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के अधिक प्रयत्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनता का नैतिक उत्थान। जनता का नैतिक उत्थान लोकतंत्र शासन व्यवस्था से जनता का नैतिक उत्थान होता है। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नैतिक चरित्र को उच्चता प्राप्त करता है, जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है और लोकतंत्र उसमें आत्म सम्मान और आत्मनिर्भरता का भाव पैदा करता है। नेक्स्ट नंबर 6 है देशभक्ति का स्रोत। देशभक्ति का स्रोत, देशभक्ति का स्रोत, देशभक्ति की भावना, देशभक्ति वाला शासन हम इसे कह सकते हैं। देशभक्ति का स्रोत, हम देशभक्ति के स्रोत की बात करते हैं। देशभक्ति के स्रोत की बात करते हैं। लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव अनुभव करते हैं और निजी लगाव के इस विचार से देशभक्ति की भावना का उदय होता है। नंबर 7 क्रांति से सुरक्षा। क्रांति से सुरक्षा, क्रांति से सुरक्षा। जब शासन वर्ग द्वारा एक लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार किए जाते हैं और इस प्रकार के अत्याचार से मुक्ति पाने का कोई संवैधानिक मार्ग शेष नहीं रह जाता, तभी जनता के अनुसार क्रांति की जाती है। लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि शासन वर्ग लोकमत के अनुसार ही शासन का संचालन करता है। यदि शासक अनुचित कार्य करे तो जनता उन्हें निश्चित समय बाद निश्चित परिस्थितियों से पहले अपदस्थ कर सकती है। नंबर 8 समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। समानता और स्वतंत्रता
पर आधारित, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है, जिसकी स्वतंत्रताएं जनता को लोकतंत्र से प्राप्त होती है। उतनी स्वतंत्रता सरकार के किसी भी रूप में नहीं मिलती। लोकतंत्र कुलीन तंत्र की इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए और स्वयं शोषित होने के लिए पैदावार कर दिए जाते हैं, वरना वह तो जाति, वह मतलब लोकतंत्र, वह तो जाति, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग और संपत्ति में भेद के महत्व न देते हुए मानव जीवन की आधारभूत समानता में विश्वास करता है। स्वतंत्रता और समानता के मानवीय आदर्शों का आदर करना निसंदेह यह श्रेष्ठ है। लोकतंत्र निसंदेह दूसरी शासन व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है। नंबर 9 है विचार विनिमय और समझौते की भावना को उत्पन्न करना। विचार विनिमय और समझौते, विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करना। भावना उत्पन्न करना। एक देश की शासन व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित अधिनायकवादी शासन व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना करती है। जो जन इच्छा पर आधारित लोकतंत्र नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, व्यवहार, विचार विनिमय, सामाजिक समझौते की भावना उत्पन्न करता है। नागरिक परस्पर व्यवहार करने की अपने प्रवृत्तियों के आधार पर श्रेष्ठ सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नंबर 10 विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का समर्थक, विश्व शांति का समर्थक है लोकतंत्र। विश्व शांति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इसे विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। राजतंत्र, सैनिक तंत्र, फासिस्ट, तानाशाही सरकारों में दूसरे देशों की विजय पर बल दिया जाता है। साम्यवादी सरकारें भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करती है। अपनी व्यवस्थाओं में निहित आधारभूत दोषों के कारण उनके लिए ऐसा करना जरूरी होता है, किंतु लोकतंत्रीय शासन सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करता है। सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है। 20वीं सदी में यूरोपीय इतिहास, पाकिस्तान तथा चीन के साथ साथ भारत में इस विचार की पुष्टि की गई। नंबर 11 है विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहन। विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। राजतंत्र तथा कुलीन तंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के वातावरण का लगभग अभाव हो जाता है। स्वतंत्रता के अभाव में विकास संभव नहीं हो पाता, लेकिन लोकतंत्र में विज्ञान का बहुत अधिक योगदान है। लोकतंत्र में विज्ञान का बहुत अधिक श्रेष्ठ विकास संभव है। सर्वप्रथम तो लोकतंत्र और विज्ञान दोनों नैतिक मूल्य एक जैसे होते हैं। सत्य के संबंध में इनका दृष्टिकोण एक जैसा होता है। दोनों का विश्वास है अभिव्यक्ति और प्रयोग से ही श्रेष्ठ शासन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हमने आज तक लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में 2 वीडियो हमने पहले कंप्लीट किए। एक तो हमारा था लोकतंत्र और एक लोकतंत्र के शासन के भेद। लोकतंत्र में हमने लोकतंत्र के किस रूप में अध्ययन किया जाता है, उन 5 रूपों का अध्ययन किया। अब लोकतंत्र के शासन में भी हमने 2 भेद बताए थे, एक प्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। नेक्स्ट जो 3rd पॉइंट था हमारा लोकतंत्र शासन की विशेषताएं। विशेषताओं में क्या है? लोक प्रभुता में विश्वास। लोक प्रभुता कौन कौन सी होती है? लोकप्रिय तथा नियतकालीन चुनाव, लोकप्रिय नियंत्रण, लोकप्रिय प्रभाव उत्तरदायित्व। फिर दूसरा था राजनीतिक और नागरिक समानताएं। तीसरा था राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। चौथा था व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। 5वां था
मानवीय विवेक में विश्वास। छठा था बहुमत शासन। सातवां था शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आठवां था संविधानवाद। फिर लोकतंत्र के गुण की बात करते हैं। जन कल्याण की साधना, सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासक, सार्वजनिक शिक्षण, मनोविज्ञान के अनुकूल, जनता का नैतिक उत्थान। नंबर 6 आता है देशभक्ति के स्रोत, क्रांति से सुरक्षा, समान और स्वतंत्रता पर आधारित विचार विनिमय, समझौते की भावना, विश्व शांति का समर्थक और विज्ञान का श्रेष्ठ गुण। इस प्रकार आज जो हमने टॉपिक किया आज की वीडियो, उसमें लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र की विशेषता एवं लक्षण, ये 2 टॉपिक आज के रहे। बाकी टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए। आजकल की पढ़ाई का यही विकल्प है, इसके अलावा अपने पास कोई रास्ता